हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि अभी तक के वीडियोस में हमने कवर नहीं किए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है कांस्टेंट इन सी। हम यहाँ पर सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करना सीखेंगे और कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से हम कीवर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। उसके बाद सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स फॉर्मूला टू सी एक्सप्रेशन यानी कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स फॉर्मूला होते हैं कैसे उनको सी लैंग्वेज में लिखा जाता है ये हम सीखेंगे। उसके बाद किसी भी वेरिएबल की रेंज, जैसे कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है या फ्लोट डेटा टाइप होता है, तो उससे हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल में स्टोर होने वाला मैक्सिमम मिनिमम नंबर कैसे उसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टाइप मॉडिफायर्स इन सी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट इन सी से। कांस्टेंट क्रिएट करने का एक तरीका है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? हम सबसे पहले लिखेंगे हैश, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने के बाद आप एक कीवर्ड यूज करेंगे डिफाइन, हैश डिफाइन। उसके बाद मुझे अपने सिंबॉलिक कांस्टेंट का जो भी नाम रखना है, मान लीजिए मैंने अपने सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम रख लिया पाई, मैंने कैपिटल यहाँ पे यूज किया है। अब उसके बाद इस सिंबॉलिक कांस्टेंट की जो भी मैं वैल्यू देना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखी। कोई भी यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन कॉलन कुछ नहीं लगाया, स्पेस लिखा है मैंने पाई से पहले और पाई के बाद। तो हैज डिफाइन पाई 3.14। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने प्रोग्राम में एक सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ 3.14 हो। अब ये मेरा एक कांस्टेंट क्रिएट हो गया जिसको मैं अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी जहां पर मुझे 3.14 लिखना है, मान लीजिए मैं कहीं पर एरिया निकाल रहा हूं, मुझे वहां पर पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो 3.14 इंटू आर मान लीजिए मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे 3.14 ना यूज करके पाई यूज कर सकता हूँ इस तरह से। तो होगा क्या, जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा उस कंपाइलेशन से पहले एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप होता है, उस प्री प्रोसेसिंग स्टेप में इस पाई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 3.14 से, जो भी वैल्यू मैंने दी होगी। अब इसका फायदा क्या है, कहां पर हमें फायदा मिल सकता है इसका, थोड़ी सी के लिए समझिए। अगर मैंने 3.14 को सिंबॉलिक कांस्टेंट ना क्रिएट करके डायरेक्टली यूज किया है तो होगा क्या, मैंने 50 जगह पर मान लीजिए 3.14 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अभी अचानक से मेरे को अपने आंसर में कुछ चेंजेस करने हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर थोड़ा सा डेसिमल के 4 प्लेसेस तक एक्यूरेट आए, तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने 3.14 लिखा है मैं उसको 3.14 ना लिख के 3.1413 लिखना चाहता हूं। तो अब होगा क्या, जितने भी 50 जगह पर मैंने वो वैल्यू लिखी है 3.14, मुझे उन 50 के 50 जगह पर उस वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, मैंने हर जगह पे क्योंकि पाई लिखा हुआ है, जहां जहां पे भी मुझे पाई की जरूरत थी, अब मुझे इसमें पाई की वैल्यू को जस्ट यहां पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो कंपाइल होने से पहले जहां जहां पे मेरा पाई लिखा होगा वो वैल्यू 3.14 से ना रिप्लेस होकर 3.1413 से रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से मैं अपने प्रोग्राम में इस सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज कर सकता हूं। अब मैंने इसका नाम जो लिखा है पूरा कैपिटल में लिखा है, ये बस इसलिए लिखा है मैंने ताकि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो कोई एरर आ जाएगा। आप बस थोड़ा जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हम जनरली उन वेरिएबल को स्मॉल लेटर में यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए टोटल कैपिटल लेटर यूज कर लिया। एक तरीका तो हमारा ये था। उसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास होता है कॉन्स्ट कीवर्ड। तो आप CONST लिखेंगे और सपोज करिए मुझे एक वो कांस्टेंट क्रिएट करना है a, तो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू दे दी मान लीजिए 5। तो अब अगर मैं इसको नॉर्मल लिखता हूं इंट a इक्वल टू 5, तो मैं अपने पूरे प्रोग्राम में यहाँ पर इसको बोला जाएगा वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर ये a वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये है कांस्टेंट। अब होगा फर्क क्या है इन दोनों में, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाने से क्या इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जब मैंने इंट a इक्वल टू 5 लिखा तो मैं अपने पूरे प्रोग्राम में c इक्वल टू a प्लस b इसकी वैल्यू को यूज भी कर सकता हूँ, या फिर मैं साथ में इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकता हूँ। तो आपने देखा मैंने a इक्वल टू लिखा, यानी कि a की जो भी वैल्यू है उसमें 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद a की वैल्यू अपडेट हो जाए, तो मैं इस a की वैल्यू में चेंजेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरा a एक वेरिएबल है। लेकिन इस केस में जब मैंने a को कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर भी जब जो वैल्यू आप इस a को यूज तो कर सकते हैं, आप इस a को राइट हैंड साइड में यूज कर सकते हैं, जितनी भी बार आपको इसकी वैल्यू की जरूरत है आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कहीं पर a इक्वल टू a प्लस 1 लिखने की जरूरत है तो कंपाइलर इस लाइन के लिए एरर दे देगा, ये अलाउड नहीं है क्योंकि आपने a को खुद ही कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे सी में कांस्टेंट।
अगला टॉपिक है कमेंट्स इन सी। हमारे पास सी लैंग्वेज में दो तरह के कमेंट्स होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिसके लिए मैं फॉरवर्ड स्लैश यूज करता हूँ, 2 फॉरवर्ड स्लैश। और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसमें मैं फॉरवर्ड स्लैश एस्टिक, उसके बाद मल्टी लाइन्स जो भी मुझे कमेंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क लिखना है, और उसके बाद एस्टिक अगेन फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड मेंशन करना जरूरी होता है क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। यहाँ पर हमें एंड मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कमेंट जो होता है सिंगल लाइन होता है। अब कमेंट्स की जरूरत कहाँ पे पड़ती है इसको हम समझ लेते हैं। कमेंट्स का मेनली जो यूज है वो है डॉक्यूमेंटेशन में। मान लीजिए मैंने कोई अपना प्रोग्राम बनाया, कोई मैंने उसमें फॉर्मूला या कोई मेथड यूज किया हुआ है जिसको मैं चाहता हूँ कि कोई उसको पढ़े, जब मेरे प्रोग्राम को ये चीज उसको कन्वे हो जाए कि मैंने ये पर्टिकुलर कोड किस लिए लिखा है और मेरा यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या वेरिएबल्स मैंने लिए हैं और उनका पर्पज क्या है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन वर्क जब मुझे करना होता है अपने प्रोग्राम में ऐड, तो मेरे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी उससे बढ़ती है। कोई दूसरा मेरे प्रोग्राम को देखेगा तो वो समझ जाएगा, उन कमेंट्स की हेल्प से वो समझ जाएगा कि मेरा प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है। तो वहां पर मैं इनको यूज करता हूँ। अब सिंगल लाइन कमेंट, जब मुझे केवल मान लीजिए मैंने सर्किल का फॉर्मूला लगा रखा, सर्किल का एरिया निकालने का, तो वहां पर मैंने जस्ट कमेंट लिख दिया और लिख दिया दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। और ऐसे ही मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स में मान लीजिए मुझे अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क लिखना है, मुझे फाइल का नंबर लिखना है, नाम लिखना है, उसमें डॉक्यूमेंट कुछ भी और चीजें लिखनी है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स उस तरह पर यूज कर सकते हैं। कंपाइलर जनरली इन कमेंट्स को टोटली इग्नोर कर देता है। मतलब कि अगर सपोज करिए मैंने अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिखे हैं और मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 100 लाइंस प्रोग्राम की है और 50 कमेंट्स हैं, तो जो मेरा कंपाइलर है वो 50 कमेंट्स की लाइन को टोटली इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा, और जो मेरा जो कोड जनरेट करेगा उसमें से वो कमेंट हटा देगा। क्योंकि कंपाइलर को हमारे कमेंट से कोई मतलब नहीं होता। कमेंट्स हम लिखते हैं प्रोग्राम से प्रोग्राम। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बना के किसी दूसरे पर्सन को दिया, तो वो मेरे प्रोग्राम को अगर समझना चाहता है, सोर्स कोड जहां पर मैं शेयर कर सकता हूं, वहां पर मैं कमेंट का यूज करता हूं। टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक मैथ्स फॉर्मूला को सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज किए होंगे जिसमें ये धराचार्य फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है। आप इसको एग्जैक्टली ऐसा ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। अगर मुझे इसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको समझिए। जैसे माइनस बी हम लिख सकते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट जो होता है ये सिंबल हमारे पास सी लैंग्वेज में नहीं होता। अब देखिए हमने इसमें बी स्क्वायर लिखा है, तो बी स्क्वायर लिखने का हमारे पास जो तरीका है, या तो मेरे को बी इंटू बी लिखना चाहिए या फिर मैं पावर b कॉमा 2 लिख सकता हूं। पावर फंक्शन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो b की पावर 2, यहां पर तो b स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है b इंटू बी, ये भी गलत है। आपके पास जो सिंबल होता है, एस्ट्रिक वाला सिंबल जो होता है, वो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो b स्क्वायर को आप या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। ऐसी 4ac, जब हमारे पास 4ac लिखा तो मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है कि 4 इंटू ए इंटू सी। तो हम इसको 4ac ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें हमारा एरर आ जाएगा। तो हमको अगर ये लिखना है तो 4 इंटू ए इंटू सी हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। ऐसी 2 इंटू ए। अब जैसे मेरे को इस पूरे को डिवाइड 2a से करना है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, फिर डिवाइडेड बाय 2a लिखूंगा, तब जाके। तो मैं इसको एक बार पूरा लिख के आपको बताता हूं, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो r1 इक्वल टू माइनस बी प्लस एसक्यूआरटी के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना है मुझे, तो मैंने लिख लिया b इंटू बी। देखिए, पावर फंक्शन को आप कहीं पर ऐसी जगह पर यूज कीजिए जहां पर आपका कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बन रही हो। बी स्क्वायर को या बी क्यू को जस्ट हम b इंटू बी करके लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये मैंने लिख लिया। अब ध्यान में रखिए, स्क्वायर रूट मेरा जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था स्क्वायर रूट का, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट ब्रेसेस का ध्यान रखना है कि जो स्टार्ट हो रहा है वो क्लोज होना चाहिए। अब इस पूरे को मुझे 2a से डिवाइड करना है, तो मैंने पूरे को एक पैरेंथेसिस में बंद किया। देखिए, फिर से स्टार्ट और एंड का ध्यान रखना है, आपको पेयरिंग होनी चाहिए हमेशा ब्रैकेट उसकी, पैरेंथेसिस की। अब होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो मैं अब इसमें ऐसे लाइन नहीं खींच सकता, मुझे ये डिवीजन का सिंबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस तरह से 2a लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 इंटू ए। तो ये मेरी मैथमेटिकल, हमारी जो सी प्रोग्रामिंग की एक्सप्रेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का और सी के एक्सप्रेशन, आप उसमें पूरा डिफरेंस देख सकते हैं। हमारा कभी भी जो सी की एक्सप्रेशन होगी वो एक सिंगल लाइन में लिखी जा सकती है, कोई भी लाइन चेंज करने की जरूरत उसमें नहीं है। ऐसे ही मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ a इंटू ए प्लस बी इंटू बी
पूरे को मेरे को डिवाइड करना है 2 से, तो होल डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी s, यहाँ पर मुझे सिंबल जो बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मेंशन करना पड़ेगा और स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ SQRT s इनटू, देखिए क्योंकि यहाँ पर s मल्टीप्लाई है, s इनटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये मैंने लिखा। अब ध्यान में रखिएगा ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा पैरेंथेसिस यूज होता है वहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होने की चांस रहती है। तो स्क्वायर रूट का जो यहाँ पे पैरेंथेसिस है इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, तो अब ये मेरा कंप्लीट बन गया। तो ये हम इस तरह से कोई भी मैथमेटिक्स जो फॉर्मूला होते हैं हमारे, उसको सी में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ रेंज इज कैलकुलेटेड इन सी। अब रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है इसको हम समझ लेते हैं। अब पहले हम समझते हैं रेंज से क्या मतलब है। देखिए हमारे पास, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 16 बिट कंपाइलर होता है और 32 बिट कंपाइलर होता है। तो जैसे 16 बिट कंपाइलर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो टर्बो सी हमारे पास, टर्बो सी C++ 16 बिट कंपाइलर होता है, और देव सी में हमारे पास 32 बिट कंपाइलर होता है, देव सी C++, या GCC कंपाइलर हमारे पास होता है, ये भी 32 बिट कंपाइलर होता है। तो हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर, तो हमारे पास इंटीजर ए वेरिएबल है मान लीजिए, तो 16 बिट कंपाइलर में हमारा जो ए वेरिएबल है ये 2 बाइट स्पेस लेता है, और ऐसी 32 बिट कंपाइलर में हमारा इंटीजर 4 बाइट स्पेस लेगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि जैसे 2 बाइट अगर ले रहा है, ये 4 बाइट ले रहा है, तो ये 2 बाइट और इस 4 बाइट का मतलब क्या है, क्या रोल है इसका आखिर, कि ये 2 बाइट्स लेता है तो क्यों ऐसा नहीं किया गया, इसको 10 बाइट दे दी, 20 बाइट दे दी, 10 बाइट दे दी, इस तरह से क्यों नहीं किया गया। तो ये चीज हम समझ लेते हैं रेंज, यानी कि ये जो साइज है इसका, इसमें स्टोर होने वाला मिनिमम और मैक्सिमम नंबर डिसाइड करता है। अब मिनिमम मैक्सिमम से क्या मतलब है, देखिए मैंने अगर लिखा यहाँ पे इंटीजर ए, तो अगर मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये एक तरह से इक्विवेलेंट होता है साइंड इंटीजर के, साइंड इंटीजर ए। तो साइंड मतलब कि यहाँ पर जो मेरा ए है ये पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है और नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकता है। तो अगर मैं साइंड नहीं लिख रहा हूं तो भी उसका मतलब साइंड ही होता है। तो जनरली जब हम कोई वेरिएबल बाय डिफॉल्ट लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को स्टोर कर सकता है। अब हमको देखना है कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, वो नंबर, देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकता है तो दुनिया का कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी नेगेटिव नंबर ये स्टोर कर सकता है। इसकी एक कैपेबिलिटी है, इसकी एक रेंज है, इसकी एक अपनी सक्षमता है कि ये कितना बड़ा नंबर कितना छोटा नंबर स्टोर कर सकता है। वो रेंज कहां से निकलती है, उसके साइज से। तो थोड़ी देर के लिए हम 16 बिट कंपाइलर में इंटीजर ए जो 2 बाइट्स लेता है इसकी रेंज समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट होती है। तो मान लीजिए हमारे पास ए हमने लिया, तो हमको मालूम है कि 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट्स लेता है। अब देखिए 1 बाइट जो होता है मेरा वो होता है 8 बिट्स के इक्विवेलेंट, ऐसे 2 बाइट मेरा हो गया 16 बिट्स के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास 16 बिट्स हैं इस ए को स्टोर करने के लिए, इसमें जो भी नंबर हम स्टोर करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा बॉक्स बनाता हूं जिसमें हमारे पास 16 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो हम 16 ब्लॉक्स हमारे पास हो गए। तो यानी कि सबसे पहला जो इधर की इस डिजिट, इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर मैंने साइंड इंटीजर लिया है तो ये वाला स्पेस जो है मेरा, ये मेरा डेटा स्टोर करने के लिए स्टोर नहीं होगा, ये केवल स्टोर होगा साइन स्टोर करने के लिए, या तो प्लस या तो फिर माइनस। अब प्लस माइनस में हम समझ लेते हैं कि प्लस के लिए, प्लस अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। अगर मुझे माइनस स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। तो ये 1 और 0 से बस ये डिसाइड होगा कि मेरा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर देखा जाए 16 बिट हमारे पास थी, 2 बाइट्स का मैंने बोला था, तो 2 बाइट में 16 बिट्स, तो 16 बिट्स में से हमारा एमएसबी जो थी लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी वो यूज हो गई साइन के लिए। तो हमारे पास बची कितनी बिट्स, 15 बिट्स हमारे पास बची। तो 15 बिट्स हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए बची हैं। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो नेगेटिव का नंबर हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो पॉजिटिव का नंबर हो जाएगा। अब हम समझते हैं 15 बिट्स में हम कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो 15 बिट कैसे निकलेगा, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 होता है 2 की पावर 15। और ध्यान रखिएगा हम लोग 0 से नंबर स्टार्ट करते हैं क्योंकि नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 2 की पावर 15 जो भी नंबर होगा वो -1 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा ये आएगा 3277, ये हमारा नंबर निकल के आया।
अब नेगेटिव में यही चीज कैसे होगी, देखो नेगेटिव में हमारे पास यहां पर हमारे पास पॉजिटिव में -1 हुआ, लेकिन नेगेटिव में 1 0 है, तो 0 से पहला जस्ट नंबर होता है -1, तो वहां पर हम -1 नहीं करेंगे, तो वहां पर हमारे पास 2 की पावर 15 होगा, तो वो होता है 32768। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या बन गई, -32768 से लेकर +32767 तक। अभी इसमें जीरो भी है, तो जीरो और इसको ऐड करेंगे तो वो भी 32768 होते हैं जितने माइनस में होते हैं, लेकिन जीरो भी है तो इसीलिए हमारा नंबर एक यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये हमारी रेंज हुई। अभी रेंज का मतलब क्या है कि मैं इस ए वेरिएबल में माइनस का अगर मुझे नेगेटिव नंबर स्टोर करना है तो 32768 से छोटा नंबर स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे ही मुझे पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है तो 32767 से बड़ा नंबर मैं स्टोर नहीं कर सकता। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप क्या करिएगा, 32768 स्टोर करके देखिएगा ए में, 16 बिट कंपाइलर लेकिन आपको यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो 32768 जैसे ही मैं इसमें स्टोर कराऊंगा, वो ऑटोमेटिक आप जब उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आपकी स्क्रीन पर -32768 प्रिंट होगा, ना कि पॉजिटिव 32767 तो 768। तो होता क्या है, जैसे ही मैं इससे नंबर एक्सीड करता हूं तो एक साइकिल है वो ऑटोमेटिक इधर की रेंज में, जितना मैं इसको पॉजिटिव नंबर बढ़ाऊंगा उतना वो इधर की रेंज में मेरा नंबर प्रिंट करने लगेगा। तो इस तरह से हमारी रेंज जो हमारा, हम अगर बात करें कि इस साइज का इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे रेंज कैलकुलेट होती है, तो इस साइज से ही डिपेंड करता है। अब अगर मुझे सपोज करिए कोई बड़ा नंबर स्टोर करना है, यानी कि 32767 तो बहुत छोटा नंबर हुआ, अगर हम अकाउंट वगैरह में देखें या कोई भी कहीं किसी उसमें देखें डेटा जहां पर हमारा डेटा यूज होता है, तो 32767 बहुत छोटी रेंज है। तो 32 बिट कंपाइलर, अब हमारे पास 32 बिट कंपाइलर में यही नंबर 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट का मतलब हमारे पास यही जो रेंज होती है 16 बिट के बदले हमारे पास 32 बिट्स हो जाती है। 32 बिट्स में भी अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूं तो ये जो 2 की पावर 15 है, यही चीज 2 की पावर 31 -1 हो जाएगी, और यहाँ पर यही चीज 2 की पावर 31 हो जाएगी। तो हमारा जो नंबर आएगा वो काफी बड़ा नंबर होगा, जो कि उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे हम उसकी रेंज को और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं, और ये रेंज कैलकुलेशन हर डेटा टाइप में अप्लाई होती है। तो अब आप समझ जाइए, जहां पर भी आप कहेंगे कि हाँ हमारा इंटीजर वेरिएबल इतना साइज ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट वेरिएबल इतना साइज ऑक्यूपाई करता है, तो वो साइज कहीं ना कहीं उसमें स्टोर होने वाली वैल्यू की रेंज से ही है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप मॉडिफायर्स इन सी। अगर हमारे पास बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ऑल्ट्रेशन हमें करना होता है तो हम इन टाइप मॉडिफायर्स की हेल्प से कर सकते हैं। हमारे पास 4 तरह के यहाँ पे टाइप मॉडिफायर्स होते हैं, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अभी हम 32 बिट का कंपाइलर यूज करने लग गए हैं, तो शॉर्ट और लॉन्ग का यूज अब ना के बराबर होता है, लेकिन साइंड अनसाइंड का यूज हम अभी भी करते हैं। साइंड अनसाइंड को पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है इंटीजर ए, तो यहाँ पर मेरा जो ए वेरिएबल है ये इंटीजर डेटा टाइप का है, लेकिन अब बात करें ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह के नंबर स्टोर कर सकता है, तो साइंड इंटीजर ए अगर मैं लिख रहा हूं या इंटीजर ए लिख रहा हूं, जब मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट साइंड अप्लाई हो जाता है। तो अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं या मैं स्पेशली यहां पर साइंड लिख रहा हूं तो ये दोनों मेरे इक्विवेलेंट हैं। इस केस में यहां पर ए मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर स्टोर कर सकता है। अब बात करें अनसाइंड की, तो अगर मुझे ये लगता है कि मेरे प्रोग्राम में कहीं पे भी नेगेटिव नंबर की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अनसाइंड इंट ए। इस केस में अब मेरा ए वेरिएबल इस तरह का वेरिएबल बन जाएगा जो केवल और केवल पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकता है, नेगेटिव नंबर को स्टोर नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर हमारी इस केस में रेंज भी बढ़ जाएगी। रेंज कैसे कैलकुलेट होती है ये प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब शॉर्ट की बात करें, साइंड अनसाइंड, सॉरी साइंड एंड साइंड यहाँ पे अप्लाई किस किस पे होता है, जैसे साइंड हम जैसे इंटीजर पे कर सकते हैं, कैरेक्टर पे कर सकते हैं, अनसाइंड हम इंटीजर पे कर सकते हैं, कैरेक्टर पे कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट की अगर हम बात करें तो इंटीजर पे हम यहाँ पे शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे ये रेंज को रिड्यूस करने का काम करता है। मान लीजिए 4 बाइट लेता है आपका इंटीजर, तो ये शॉर्ट लिखने से 2 बाइट उसको कर देगा, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं होती है कि ये काम करेगा, वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग की, तो लॉन्ग आपका इंटीजर पे अप्लाई हो सकता है और डबल पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर इस रेंज को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, शॉर्ट अगर छोटा करने का काम कर रहा है तो लॉन्ग यहाँ पर उसकी रेंज को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, हम डेटा डील कर रहे हैं डेटा टाइप से, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इस तरह से हम चीजें इन पर चल रहे हैं। तो टाइप मतलब डेटा टाइप, तो वही टाइप मॉडिफायर्स इन सी, इसलिए इसको बोला जा रहा है। तो ये हमारे सारे टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होते हैं।